नालंदा जैसी व्यवस्थाएं हमको बताती हैं कि कई गांव के लोगों का सिर्फ एक कार्य था कि वह राज्य को राजस्व नहीं देते थे, वो धन विश्वविद्यालय को दे देते थे। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय पनपे, इसलिए उन विश्वविद्यालयों में वेद पनपा, इसलिए उन विश्वविद्यालयों में बुद्धिज्म पनपा, इसलिए उन विश्वविद्यालयों में विज्ञान पनपा, भक्ति पनपी, ज्योतिष पनपा, आयुर्वेद पनपा। क्या क्या नहीं था हमारे पास। इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे पास जिसे हम ज्ञान कहते हैं उसके 64 विषय थे। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है ना 64 कलाएं। ये नाचने गाने की कलाएं नहीं है, केवल नाचना गाना के साथ साथ वो फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ मंडल थ्योरीज भी पढ़ते हैं, शत्रु को कैसे डिफीट दी जाए, और जो कटिंग होती है हीरे जवाहरात की वह भी वो सीखते हैं। मेटलर्जी के बारे में वो सीखते हैं, यानी रसायन शास्त्र भी वो सीखते हैं और मैटर को समझने का प्रयत्न करते हैं। और यही कारण है कि जिस पर आइंस्टीन के बाद बात होनी शुरू हुई पश्चिम में, हमने उसके बारे में ऋग्वेद में बात की है कि हमारा ऋग्वेद जब ये कहता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होता है, यानी स्पष्ट रूप से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास नॉलेज थी किस बात की, कन्वर्जन ऑफ वेव्स इनटू मैटर और कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू वेव्स। ये वेद में लिखा हुआ है। सोचे कितने पुराने हैं वेद, उसमें ये चीज लिखी हुई है जिसे आधुनिक विज्ञान अब 19वीं शताब्दी में जाकर तेजी से सीख रहा है और एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है। अभी भी वहां पर प्रयोगशालाएं खुल रही हैं और वहां प्रयोग चल रहे हैं, जबकि हम इसके बारे में कितनी चीजें कह चुके हैं। और यहीं से आपके रास्ते खुलते हैं सूक्ष्म शरीर के, यहीं से आपके रास्ते खुलते हैं कि शरीर आपका एक जगह स्थिर है, आप बैठिए, लेकिन आपके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वो वहां से निकलकर और न जाने ब्रह्मांड में किस किस जगह की यात्रा कर सकता है। वो यही वेव्स की थ्योरी है जिसे क्वांटम फिजिक्स आज की भाषा में पश्चिम कह रहा है। हमारे पास उसके पूरे सिद्धांत हैं।